हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस लेक्चर में हम लोग यही कि किसी भी सर्किट में या किसी डिवाइस के थ्रू अगर करंट का फ्लो होगा तो कितना हीट प्रोड्यूस होता है, क्यों हीट प्रोड्यूस होगा, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, क्या कौन कौन से डिवाइस में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी टॉपिक के बारे में हम लोग इसी सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, पहला हम लोग देख रहे हैं कि जब भी अगर किसी भी सर्किट के थ्रू, मान लो सर्किट में हमने देखा कि कोई भी एक बल्ब ले लिया, ठीक है, बल्ब हो, ये क्या हो गया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया और स्विच के थ्रू। ठीक है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये क्या होता है, इससे करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, करंट का फ्लो होना शुरू होता है। अब ये जैसे ही करंट फ्लो होगा इस सर्किट से, तो करंट के फ्लो होने का मतलब क्या होता है कि इस वायर के थ्रू चार्ज का फ्लो होता है ना। और चार्ज का फ्लो और चार्ज कैरी क्या करते हैं, एनर्जी। हमने ये चीज़ स्टार्टिंग में देख रखा है कि जब भी अगर करंट का फ्लो होता है मतलब चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो होने का मतलब चार्ज कैरी क्या करते हैं, तो एनर्जी। ठीक है, अब ये एनर्जी का जब इससे फ्लो होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो हीट के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो किसके फॉर्म में चला जाता है, हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो यही हम लोग देखते हैं कुछ डिवाइसेज होती है जिसमें हम लोग उसका यूटिलाइज कर लेते हैं, कुछ डिवाइसेज कुछ केस में होता है वो एनर्जी वेस्टेज हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, जिसमें इन सब चीज़ों का यूज करते हैं कि हाँ यार इस प्रॉपर्टी के कारण ही हमारा ये सब डिवाइस काम भी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, अब इलेक्ट्रिक आयरन में देखो हमारा काम इस इलेक्ट्रिक आयरन का काम क्या है कि ये जो नीचे एक मेटल प्लेट लगा होता है, सभी को पता है इसके अंदर नीचे एक मेटल प्लेट रहता है जो कि हीट होगा तभी जाकर के हमारे जो भी कपड़े वगैरह है वो प्रेस हो पाते हैं। ठीक है, तो वो हीट कैसे होता है कि उसमें एक फिलामेंट होता है। जैसे मान लो सपोज अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके का, अगर ये हमारा मान लो सपोज ये इलेक्ट्रिक प्रेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेस है। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारा नीचे का एक मेटल प्लेट, मान लो नीचे ये पूरा मेटल प्लेट है, यही हीट होता है। अब इसमें क्या होता है, एक फिलामेंट लगा होता है, कुछ इस तरीके का फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, जैसे ही करंट का फ्लो होगा तो ये फिलामेंट हीट होता है, यानी करंट का फ्लो होगा और ये फिलामेंट उस करंट के कारण क्या होगा, हीटअप होता है। और हीटअप होने के कारण फिर से ये मेटल प्लेट को भी क्या करता है, हीट करता है, और तब जा करके हमारा जो भी कपड़े वगैरह है वो प्रेस हो पाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे डिवाइस जिसमें हम लोग इस इफेक्ट का हम लोग यूज कर लेते हैं, मतलब जो हीट प्रोड्यूस होता है उस प्रॉपर्टी को हमने एक एज एडवांटेज ले करके हमने उसको यूटिलाइज किया। एक और देख लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी क्या होता है, जो हम लोग जो फिलामेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में उसमें भी जो फिलामेंट होता है उससे जब भी अगर करंट का फ्लो होता है तो वो फिलामेंट क्या होता है, हीट होता है, और हीट होने के कारण ही बाद में वो लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब क्या हो गया कि ये जैसे ही अगर करंट का फ्लो होता है सर्किट से तो हीट प्रोड्यूस होता है, और वही हीट जो प्रोड्यूस होता है उसी का यूटिलाइज किया जाता है हम लोग इन सब डिवाइसेज में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि कितना हीट प्रोड्यूस होता है। ये चीज़ तो देख लिया कि यार हीट प्रोड्यूस होता है, ये कौन कौन से डिवाइसेज में यूज होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जैसे मान लो कि कुछ डिवाइसेज ऐसे देख लेते हैं, जैसे मान लो एक सर्किट कंसिडर करते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो हम लोग निकालना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर को, ठीक है, हमने एक सेल के थ्रू कनेक्ट किया, ये हमारा सेल है, ठीक है, और ये स्विच के थ्रू कनेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब एक बात देखो, जैसे इस सेल ये स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, ये सेल हमें पता है कि करंट का फ्लो होगा, और करंट में जो चार्ज जो फ्लो होंगे वो क्या एनर्जी कैरी करेंगे। वो एनर्जी कहाँ से आता है उनके बीच, तो ये बैटरी या सेल जो भी है वो देता है। वो सेल क्या करता है कि एक्चुअल में होता क्या है, फ्लो किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन हम मान के चल रहे हैं, चूँकि हम लोग सारी चीज़ें हम लोग मान के चल रहे हैं किस लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। पहले भी कन्वेंशन में हम लोगों ने माना है क्या कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, तो ये अगर सपोज पॉजिटिव चार्ज को ये जो सेल है वो यहाँ से लेके नेगेटिव एंड से लेके ये लाता है पॉजिटिव एंड तक। ठीक है, कहाँ से, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक। तो अगर नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक लाया तो ये कुछ V वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहता है।
ठीक है, सेल के अक्रॉस या बैटरी के अक्रॉस कुछ V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। तो अब एक बात देखो, हमने देख रखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू कितना, तो वर्क डन अपॉन कितना, चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब एक बात देखो, हम लोग ये चार्ज मूव्ड या फिर चार्ज टेकन, ठीक है ना। अब एक बात देखो कि यहाँ से Q चार्ज को हम लोग कितने पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस मूव करा रहे हैं, V वोल्ट के क्रॉस, ठीक है। तो ऑब्वियसली बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो हम इसमें अगर देखें तो वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी ये कितना होगा, वर्क डन बाई बैटरी विल बी W इक्वल्स टू किसके बराबर, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चार्ज की वैल्यू हम लोग कितने चार्ज को मूव करा रहे हैं, Q, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V। तो वर्क डन जो होगा बैटरी के द्वारा वो क्या होगा, Q इंटू V के द्वारा। चलो भाई, यहाँ पे चार्ज जब था तो उसके पास कुछ एनर्जी नहीं थी, जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचा तो वो कितनी एनर्जी आ गई उसके पास, Q इंटू V। एक बात ध्यान रखना कि ये जो एनर्जी जो आती है इस बैटरी ये चार्ज के पास, वो सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है वो कन्वर्ट होती है उसी के कारण ये वर्क करता है, ठीक है। उसी के कारण क्या करेगा, वर्क करेगा। ये जो वर्क किया वो किसके कारण किया, तो सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी रहती है वो एनर्जी वो चार्ज को दे करता है और चार्ज पे वर्क करता है। अब ये चार्ज इसमें मूव करना शुरू हुआ, जैसे ही यहाँ तक ये चला था, यहाँ से कितनी एनर्जी से, Q इंटू V से, ठीक है। यहाँ पे जब चार्ज पहुँचा तो कितनी एनर्जी से, Q इंटू V। हम लोग वायर मान के चलते हैं, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता। जब यहाँ पे पहुँचेगा चार्ज तो यहाँ पे कितनी एनर्जी से, Q इंटू V एनर्जी से, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस रेजिस्टेंस या रेजिस्टर के क्रॉस से पास होगा, वैसे ही ये रेजिस्टर क्या करता है, वो एनर्जी को हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे कोई भी ये रेजिस्टर की तरह जगह पे हम लोग बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, जो भी हम लोग लोड के तौर पे ले सकते हैं, तो ये रेजिस्टर क्या करता है, इस एनर्जी को कंज्यूम करता है। ऑब्वियसली ये वर्क करना, तो ये इस एनर्जी को कंज्यूम करता है। अब ये कुछ डिवाइसेज में ये क्या होता है कि ये सब पूरा का पूरा हीट के फॉर्म में जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन देख लिया हमने। तो ये रेजिस्टेंस, ये अगर मान लो यहाँ से पूरा का पूरा एनर्जी अगर हीट के फॉर्म में चला गया, तो फिर ये यहाँ तक कितनी एनर्जी, 0 एनर्जी। मतलब ये पूरा का पूरा जो एनर्जी जो चार्ज ले करके आएगा उस सब को वो हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। यानी हम लोग ये लिख सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस रेजिस्टर, हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस रेजिस्टर, ये किसके बराबर होगा, तो इसको हीट प्रोड्यूस्ड को हम लोग मान लेते हैं किससे, H से लिख लेते हैं। तो H इक्वल्स टू कितना, तो वर्क डन बाई बैटरी, और वर्क डन बाई बैटरी अगर लिख लिया हमने तो ये हमने निकाल रखा है कि वर्क डन बाई बैटरी कितना होता है, तो Q इंटू V। मतलब हीट प्रोड्यूस्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा, H इक्वल्स टू Q इंटू V। एक तरीके से ये सोचो कि मतलब ये जो भी चार्ज जो आएगा वो एनर्जी, कुछ एनर्जी लेकर के आएगा, ये पूरी की पूरी एनर्जी को हीट के फॉर्म में वेस्ट कर देगा, ठीक है। फिर ये चार्ज बस यहाँ पहुँचेगा, फिर ये चार्ज पे ये वर्क करके बैटरी इसको Q इंटू V एनर्जी के साथ यहाँ तक पहुँचाएगा, फिर जाएगा, फिर रेजिस्टर पूरा एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस कर देगा। तो ये कंटिन्यूसली ऐसे चलते रहता है, ठीक है। तो हमने हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू कितना देख लिया, Q इंटू V के बराबर, ठीक है। अब हम लोग इसका जो रिलेशन है जो हीट प्रोड्यूस्ड, उसको कुछ अलग अलग फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो पहला ये तो ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर देखें, इसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें तो H इक्वल्स टू Q बराबर क्या हो गया, I इंटू टी, चूँकि हमें देखा है इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई टी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि Q इक्वल्स टू I इंटू कितना लिख सकते हैं, T। तो एक रिलेशन हमारे पास ये भी आ सकता है कि H इक्वल्स टू I V इंटू I इंटू टी, एक रिलेशन ये आ सकता है, ठीक है। दूसरा H इक्वल्स टू हम लोग एक बार देखो तो V इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग क्या देख सकते हैं कि V बराबर क्या होगा, I इंटू आर। तो V बराबर I इंटू आर होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो H इक्वल्स टू I इंटू V की जगह क्या लिख दिया, I इंटू आर इंटू टी। ये किसके बराबर आ जाएगा, तो I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये क्या हो गया, हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एक और हो गया कि I की जगह हम लोग ये इक्वेशन 3, ठीक है। और H इक्वल्स टू क्या हो गया, एक और अगर लिखना चाहे तो अब एक बार देखो, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। H इक्वल्स टू क्या हो गया, I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यानी अब एक बार देखो हमें क्या मिल रहा है,
एक रिलेशन हमें क्या मिला, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमें क्या शो कर रहा है कि एट कांस्टेंट रेजिस्टेंस, एट कांस्टेंट आर एंड टी, अगर आर और टी को कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस केस में एच जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू किसके, आई स्क्वायर के हो जाएगा। यानी अगर मान लो अगर सपोज रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे और सेम टाइम में अगर देखना हो कि हीट प्रोड्यूस, तो जितने ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। अगर मान लो हम लोग एट कांस्टेंट ये बात करें कि एट कांस्टेंट आई एंड टी, तो उस केस में H प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, R के। यानी सेम करंट अगर फ्लो कराओगे सेम टाइम के लिए तो जितना ज़्यादा रेजिस्टर होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलो एक रिलेशन तो ये आया। अब फिर से वी आई फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग H इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू वी, आई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यानी एक बात देखो यहाँ से कि एट कांस्टेंट V एंड T, कांस्टेंट V और T पे देखोगे तो H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, R के। H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, R। मतलब अगर रेजिस्टेंस R हो गया, ठीक है, अगर इसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये स्विच हो गया, ये मान लो रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, R2 हो गया। सेम वोल्टेज अप्लाई करो, सेम वोल्टेज अप्लाई करो, ठीक है, V भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो जो सेम टाइम के लिए इसमें भी करंट फ्लो कराएगा T टाइम के लिए, इसमें भी करंट T टाइम के लिए। तो यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस्ड अगर देखा जाए तो इफ़ R1 अगर ग्रेटर देन R2 होगा, मतलब R1 अगर बड़ा होगा किससे, R2 से, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन R2 जो होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, हीट प्रोड्यूस्ड इन R1। यानी सेम पोटेंशियल डिफरेंस और सेम टाइम पे अगर हम लोग देखें हीट प्रोड्यूस तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेजिस्टेंस के। तो आपको जो भी अगर कंडीशन देखनी हो तो वो देखना कि ये कौन सी कंडीशन में, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में ये दिया जाएगा आपको डायरेक्ट कि हीट प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर और नॉट, वो कंडीशन दिया हुआ ना हुआ होना चाहिए। क्योंकि आर और टी अगर कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, आई और टी कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू आर, V और T कांस्टेंट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, फिर वही अगर देख लो कि एक और चीज़ कि एट कांस्टेंट अगर मान लो कि V और T R और T कांस्टेंट है तो उस केस में हीट प्रोड्यूस्ड जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर होगा। तो ये आपको जब भी अगर कंपेयर करना है कि कैसे डिपेंड कर रहा है, तो आपको पहले कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट दी हुई है वो पहले देखना, उसके बाद उसमें देखना है कि प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर होगा या प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होगा या जो भी होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे डिवाइसेज जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यानी एप्लीकेशन ऑफ क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलो इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेज में होता है, उन डिवाइस के बारे में थोड़ी दो तीन बातें जानेंगे। पहला हम लोगों को देखना है बल्ब। यार सभी को पता है बल्ब होता क्या है, लाइट एमिट करता है, ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा इसके बारे में कुछ और भी देखते हैं। ये बल्ब अगर हम लोग देखें, ये मान लिया हमने, ये हमारा रहा बल्ब, ठीक है, ये नीचे का होल्डर रहता है, ये ऐसा एक ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसा आया, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये इसके अंदर ये फिलामेंट होता है और ये दो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, ये दो क्या रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल रहते हैं। अब होता क्या है, ये जो फिलामेंट, आइए इसके बारे में देखते हैं कि फिलामेंट क्या होगा, ये किसका बना होता है। ये जो फिलामेंट होता है वो ऐसे मटेरियल का होना चाहिए, जैसे अगर सपोज अगर करंट फ्लो होता है तो ये करंट फिलामेंट से भी फ्लो होगा, तो जैसे ही करंट का फ्लो होता है तो ये फिलामेंट क्या होता है, हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद ये लाइट प्रोड्यूस करता है, और हीट होने के लिए ये लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर तक हीट होना चाहिए। ये किसके लिए, अगर इतने टेम्परेचर तक अगर हीट हुआ तो ये तब जा कर के ये वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। मतलब ये जो फिलामेंट होता है ये अगर 3000 डिग्री सेल्सियस तक हीट होगा तो कैसी लाइट प्रोड्यूस करेगा, वाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसीलिए हमें ऐसे मटेरियल का होना चाहिए, बनाना चाहिए टंगस्टन, ऐसे मटेरियल का फिलामेंट बनाना चाहिए जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो।
तो उस इसीलिए हम लोग फिलामेंट जो बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का बनाते हैं, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी देखो फिलामेंट ऐसे मटेरियल का होना चाहिए जिसका टेम्परेचर, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, अब इसके बाद ये बल्ब के अंदर जो रहता है, ये बल्ब के अंदर ये फिल्ड रहता है किस चीज़ से, एक अनरिएक्टिव गैस से। जो ये बाकी जो स्पेस जो बचा हुआ है वो किससे भरा हुआ रहता है, अनरिएक्टिव गैस से भरा हुआ रहता है। ठीक है, अनरिएक्टिव गैस से। और ये अनरिएक्टिव गैस के तौर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या ले सकते हैं, आर्गन ले सकते हैं या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या क्या होता है कि ये आर्गन नाइट्रोजन भरने, ये फिलअप करने का, तो पहला फ़ायदा ये होता है कि ये अनरिएक्टिव गैस होता है, तो इससे ये होता है कि ये ऑक्सीडेशन या फिर जो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी होता है उससे बचाए रखता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा कि ये गैस फिल करने का फ़ायदा क्या रहता है कि इट प्रिवेंट फ्रॉम, किससे, ऑक्सीडेशन, इट प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इसका एक और, जैसे मान लो अगर ये देखते हैं कि सपोज अगर ये जो इनक्लोज्ड पार्ट जो रखते हैं ना ये बल्ब में, तो इनक्लोज्ड पार्ट रखने का फ़ायदा ये होता है जो हीट प्रोड्यूस होता है वो इसी में कन्फाइंड रहता है, तो उस कारण से टेम्परेचर भी बना रहता है। ठीक है ना, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि स्मॉल इनक्लोज्ड वॉल्यूम जो रहता है, स्मॉल इनक्लोज्ड वॉल्यूम, इस कारण से स्मॉल इनक्लोज्ड वॉल्यूम जो रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, मेंटेन रिक्वायर्ड टेम्परेचर, मेंटेन्स रिक्वायर्ड टेम्परेचर। मतलब ये जो वॉल्यूम कम रहेगा तो ऑब्वियसली हीट कम में स्पेस में ही कन्फाइंड रहेगा। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। ये हमारा एक डिवाइस हो गया, कौन सा, बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके बारे में, फ्यूज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं किसके बारे में, फ्यूज के बारे में। सेकंड हमारा डिवाइस जो है वो फ्यूज। अब एक बात देखो, ये फ्यूज, ये मेन सर्किट में जो रहता है, सर्किट जो जहाँ पे हमारे घर में कनेक्शन आता है, तो मेन जो सप्लाई होता है उसके पास ये लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इसका काम क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, ये सब देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे मान लो होता क्या है, जैसे अगर घर में हमारे अगर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, मतलब एक तो वोल्टेज वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि कभी एकदम से ज़्यादा करंट आ जाए, कभी एकदम से कभी कम करंट आ जाए। तो दिक्कत ये होगी, अगर ज़्यादा करंट आ जाए तो हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हमारे घर में रहेंगे, जैसे मान लो टीवी, बल्ब, एसी, फ्रिज, ये सब क्या रहेंगे कि ये ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि कितना भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये काम करते रहेंगे, इनका भी एक पर्टिकुलर रेटिंग रहता है कि हाँ यार इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा करंट आ गया और वो हमारे घर में सप्लाई हो गया तो इन सब, ये सारे डिवाइसेज क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग एक ऐसी डिवाइस यूज करते हैं कि जो कि अगर एकदम से बहुत ज़्यादा करंट अगर आए, बहुत ज़्यादा करंट अगर आ जाए तो वो क्या करे कि वो सर्किट को ब्रेक कर दें। मतलब बहुत ज़्यादा करंट जैसे ही आए तो हमारे घर के अंदर उसको एंटर नहीं होने दे। यही काम होता है किस चीज़ का, फ्यूज का। ठीक है, यानी ये क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस होता है जो कि एक्सेस करंट को फ्लो होने से रोकता है। मतलब ये क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ डिवाइस which does not allow excessive current to flow through the circuit। सर्किट से जो एक्सेस जो करंट होगा वो एक्सेस करंट नहीं फ्लो होने देगा। ठीक है ना, जब भी जैसे मान लो अगर हम लोग चाहते हैं कि इतना वोल्टेज ही आए तो जो ऐसा फ्यूज लगाएंगे जो कि उतना वोल्टेज से ज़्यादा होने पे वो करंट को या वोल्टेज को सप्लाई को अलाउ नहीं करे। ठीक है, तो ये होता क्या है, क्या इसके अंदर होता क्या है कि ये एकदम से करंट के फ्लो को बंद कर देता है। ठीक है, तो ये सिंपली एक वायर होता है। क्या होता है, ये फ्यूज के अंदर सीधा सीधा एक वायर होता है। ये वायर होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो। इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, लो। और जैसे ही अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक फ्यूज ऐसा रहता है, सिंपली एक वायर रहेगा। ठीक है, ये
ऐसा वायर रहेगा, ठीक है। अब ये क्या होगा कि जैसे ही अगर मान लो ये यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये वायर है, ठीक है, फ्यूज वायर इसको लिख लेते हैं, फ्यूज वायर, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो, ठीक है ना, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है, लो। अब जैसे ही क्या होगा कि एकदम से ज़्यादा करंट जैसे ही फ्लो होना शुरू होता है, जैसे ही एकदम से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ये क्या हो जाता है, ये मेल्ट कर जाता है, ये फ्यूज वायर क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है, ठीक है। और जैसे ही मेल्ट करेगा तो एकदम से ये सर्किट बीच में से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होगा तो ये करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अपने पास एक सर्किट में हम लोग यूज लगा करके देख लेते हैं, ठीक है। ये जैसे सपोज एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ से हमने क्या किया, ये एक फ्यूज वायर लगा दिया, ठीक है। एक्चुअल में तो ये हमारे मेन सर्किट में ही कनेक्टेड रहता है, जो मेन सप्लाई होता है वहाँ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये डिवाइस हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ही मान लो सपोज ये करंट का फ्लो करा है, अगर ये जैसे ही अगर इससे ज़्यादा करंट का फ्लो हो गया, मतलब सपोज हम चाहते हैं कि इसको 5 एम्पियर अगर ऐसी बैटरी कनेक्ट कर दी जो कि इससे 10 एम्पियर का फ्लो कराना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला वायर पूरा मेल्ट हो जाएगा, ये वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। सर्किट कैसा होगा, इनकम्प्लीट सर्किट होगा, और जैसे ही इनकम्प्लीट सर्किट होगा तो सर्किट से करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सर्किट से करंट ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगा, और हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेफ रह जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए कि लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो होना चाहिए, जो वायर जो बना होता है वो किसका बना होता है, टीन का, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, या फिर टीन और कॉपर का अलॉय होता है, अलॉय ऑफ टीन और कॉपर, ठीक है ना। टीन और कॉपर जो अलॉय होता है उससे मिल करके उससे बना होता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम। अब एक बात देखो, जो वायर की जो थिकनेस होती है वो डिपेंड करता है कि सर्किट से कितना करंट फ्लो कराना है, ठीक है। यानी थिकनेस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ फ्यूज वायर, थिकनेस ऑफ फ्यूज वायर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ फ्यूज वायर डिपेंड्स on the current flowing through the circuit, on the current flowing through circuit, ठीक है ना। मतलब जो फ्यूज वायर की थिकनेस होगी फ्लोइंग थ्रू सर्किट, वो डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा करंट फ्लो कराना है या फिर कितना कम करंट फ्लो कराना है, ठीक है। अगर ज़्यादा करंट फ्लो कराना है तो उसकी थिकनेस भी क्या होगी, ज़्यादा, और अगर कम करंट फ्लो कराना है तो उसकी थिकनेस क्या होगी, कम। जैसे मान लो अगर सपोज 15 एम्पियर अगर फ्लो कराना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा वो फ्यूज वायर वो थिकर होगा। अगर मान लो 5 एम्पियर कराना है तो वो थोड़ा सा थिनर होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा करंट का फ्लो कराना है अपने को। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमने ये जब भी अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा सर्किट से, ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा सर्किट से तो हमेशा हीट प्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक है। अब हमारे ऊपर ये है कि हम उस इलेक्ट्रिक जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको यूटिलाइज करें। अगर मान लो हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, एक तरीके से एनर्जी का वेस्टेज होता है, ठीक है। जैसे इसीलिए क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ये हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। एक और चीज़ जैसे मान लो अगर कुछ डिवाइसेज होती है, ठीक है, जैसे मान लो देख रहे अगर कंप्यूटर हो गया या फ़ैन हो गया या मोटर हो गया, तो देखते हैं कि वो कुछ देर तक जैसे कंटिन्यूसली अगर यूज होता है तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही अगर करंट का कंटिन्यूस फ्लो होता है तो उससे भी हीट का प्रोड्यूस होता है, उससे भी हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो हीट प्रोड्यूस जो होता है तो इसीलिए क्या होता है, वो हीट प्रोड्यूस के कारण धीरे धीरे वो जो डिवाइस होता है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब एक बात देखो, इसीलिए क्या होता है कि कुछ डिवाइसेज जो रहती हैं, जैसे मान लो कंप्यूटर हो गया, ठीक है, या लैपटॉप हो गया, तो इन सब के अंदर, या फिर टीवी टेलीविज़न वगैरह हो गया, ठीक है, तो इन सब के अंदर ये इनके जो कैबिनेट्स होते हैं उसके अंदर वो ग्रिल्स लगे रहते हैं, ठीक है, ग्रिल्स लगे रहते हैं इसलिए ताकि वो एयर पास हो सके एयर पास हो जाए। या कभी कभी क्या रहेगा, फ़ैन वगैरह भी उसमें कनेक्टेड रहते हैं कुछ पार्ट में, जिससे कि वो कूलिंग कर सके,
ठीक है, क्योंकि अगर हीट हो जाता है तो हमारा डिवाइस ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी ऐसे डिवाइसेज के अंदर क्या होता है कि या तो ग्रिल्स बने होते हैं जिसके थ्रू एयर पास हो सके, या फिर कुछ ऐसे डिवाइस या कुछ उनके अंदर फैंस वगैरह लगे रहते हैं ताकि उनकी कूलिंग प्रॉपर होती रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन सम डिवाइसेज their cabinets have grills for air to pass, या फिर किस कारण से, और या फिर क्या, और फैन टू कूल देम, ठीक है ना। जैसे कि क्या रहे, उनकी कूलिंग होती रहे तो ज़्यादा हीट नहीं होगा तो हमारा